अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज MMP2 के कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे हम आज के लेक्चर में। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है वो स्पेशल फंक्शन का चैप्टर है, जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है हमारा चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम पैरिटी प्रॉपर्टी को, जो हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने देखा था कि हम लेजेंडर पॉलिनॉमियल का जो पैरिटी प्रॉपर्टी है उसे हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। पैरिटी प्रॉपर्टी की हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था -1 टू पावर n Pn(x) इज इक्वल टू Pn - x। ये जो हमारे पास वैल्यू थी, इसे हमने कहा था ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, पैरिटी प्रॉपर्टी की। फिर हमने इसी पैरिटी प्रॉपर्टी को प्रूव किया था अपने लास्ट लेक्चर में, और हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोमियल, जिसमें हमने देखा था कि इस टॉपिक में ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोमियल में हमारे पास दो तरह के केसेस थे। उन दोनों केसेस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला केस लिया था कि जब m इज़ नॉट इक्वल टू n हो तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, और दूसरा केस हमने स्टडी करना था जब m इज़ इक्वल टू n हो तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो हमने इन दोनों केसेस को स्टडी करना था। जो हमारी हाफ कैलकुलेशंस थी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोमियल में, वो हो चुकी थी। अब हम उन कैलकुलेशन से आगे की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी बेसिकली जो हमारा पिछला टॉपिक था ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोमियल, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी रिमेनिंग कैलकुलेशन थी उन्हें कंप्लीट करेंगे हम आज के लेक्चर में। लास्ट में हमने जो कैलकुलेशन थी वो इक्वेशन यहाँ पर छोड़ी थी, इक्वेशन नंबर 9 पर हमने एंड किया था। इक्वेशन नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि हमने जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 7 थी, इक्वेशन नंबर 7 को हम लिख रहे थे डिफरेंशियल फॉर्म में, जिसमें हमने ये वाला डेरिवेटिव यूज़ किया था। इन दोनों का डेरिवेटिव आ गया था, क्योंकि इस टर्म में भी हमारे पास डेरिवेटिव है, इस टर्म में भी हमारे पास डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या कहा था कि इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं एक डेरिवेटिव बाहर ले लूं तो एक प्राइम अंदर बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास सिंगल प्राइम ही था, तो इसका मतलब अगर मैं एक डेरिवेटिव बाहर ले लूंगी तो अंदर हमारे पास डेरिवेटिव नहीं बचेगा, बल्कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास डेरिवेटिव लेने से पहले वो बच जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये सेम है, हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गई तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपके पास जीरो बच गया। जीरो जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये पूरी टर्म जीरो ही देगा, जीरो के इक्वल हो जाएगी आपकी ये पूरी टर्म। तो हमने कहा था कि इस तरीके से ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 में, ये जीरो हो गई है। बाकी हमारे पास जस्ट 2 टर्म बच गई, एक ये वाली टर्म बच गई, दूसरी ये वाली टर्म बच गई। अब हमने इन दो टर्म्स को सॉल्व करते हुए अपनी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोमियल की, उसे हमने वेरीफाई करना है, उसे प्रूव करना है हमने। तो अब यहाँ पर देखें, इक्वेशन नंबर 8 को ही मैंने 9 में सिंप्लीफाई किया हुआ है कि 1 - x² d/dx u प्राइम v माइनस v प्राइम u। अब जो सेकंड टर्म थी हमारे पास वो तो कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ज़ीरो हो गई वो हमारे पास। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हुई है हमारे पास। बाकी हमारे पास थर्ड टर्म बच गई यहाँ पर। अब ये जो थर्ड टर्म है हमारे पास, इसको मैंने एज इट इज़ मेंशन किया है -uv n - m n प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब फर्दर हम इसी इक्वेशन नंबर 9 को ही सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे, इसको इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 का। लिमिट हम क्या पुट करेंगे, आपने देखा था जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी, सबसे पहली इक्वेशन जिसे हम प्रूव कर रहे हैं, उसमें जो लिमिट्स पुट की गई थी वो -1 से +1 तक थी। तो मैंने यहाँ पर भी जो लिमिट ले ली वो -1 से +1 तक लिमिट ले ली, और 1 - x² कॉमन था, इसे हमने बाहर ले लिया, और अंदर हमारे पास आ गया u प्राइम v माइनस v प्राइम u माइनस, यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन लिया और यहाँ पर भी सेकंड टर्म का हमने इंटीग्रेशन लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस सेकंड टर्म में ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसमें डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखें हमारे पास डेरिवेटिव है,
पिछली जो हमने इक्वेशन ली थी उसमें डेरिवेटिव था हमारे पास, तो ये जो डेरिवेटिव होगा ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है इस इंटीग्रेशन से। तो मतलब ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो गया, हमारी पहली टर्म में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं रही, ना ही हमारे पास डेरिवेटिव रहा। एक जो प्राइम वाला डेरिवेटिव था वो हमारे पास इंटरनल टर्म में है, लेकिन एक्सटर्नल हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ सेकंड टर्म में बच गया। इसी इक्वेशन नंबर 10 को मैंने आगे सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू प्राइम वी माइनस वी प्राइम यू, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो बाकी सिर्फ ये वाला बच गया हमारे पास। माइनस इंटीग्रेशन -1 से +1 तक, और ये वाला जो फैक्टर है जो इंटरनल फैक्टर है सेकंड टर्म का n माइनस एम और n प्लस एम प्लस 1 इंटू यू वी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 11 का। इक्वेशन नंबर 11 जो हमारे पास है इसे हम रीअरेंज कर देते हैं, n माइनस एम आ जाएगा हमारे पास, n प्लस एम प्लस 1 आ जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन था यहाँ पर हमारे पास, इस इंटीग्रेशन को हम ले लेते हैं इस वैल्यू के लिहाज से, यू वी की वैल्यू के लिहाज से। तो यहाँ पर देखें मैंने इसी को रीअरेंज किया है और यहाँ पर मैंने इसका इंटीग्रेशन dx के लिहाज से ले लिया। अब क्योंकि हम केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो m की वैल्यू है वो n के इक्वल नहीं है, तो ये वाला जो केस होता है जिसमें m की वैल्यू इक्वल ना हो n के, अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला जो फैक्टर होगा, ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाती है। तो बजाय इसके मैं इसकी लेंथी कैलकुलेशन करूं और इसे सॉल्व करके लिखूं कि 0 के इक्वल है, मैंने इसको यहीं पर ही 0 के इक्वल पुट कर दिया है और हम इससे नेक्स्ट की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अगर ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास 0 के इक्वल हो गई है तो हमारे पास बाकी क्या टर्म बच जाएगी, n माइनस एम n प्लस एम प्लस 1, और इंटीग्रेशन हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू 0। बस यही टर्म बच जाएगी हमारे पास। याद रहे कि ये वाली जो कंडीशन है कि ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, ये सिर्फ m इज नॉट इक्वल टू n के लिए है। जब m इक्वल टू n होगा तब ये 0 नहीं होगा, जैसे हम अपने दूसरे केस में डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये 0 नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास m इज नॉट इक्वल टू n, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तब हमारे पास ये वाला फैक्टर सॉल्व करने के बाद हमें 0 वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, बाकी हमारे पास सिर्फ इक्वेशन नंबर 13 रह गई जिसे हमने सॉल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 13 में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बाकी रह गई है, तो इसी फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस इक्वेशन 13 को, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी 13, इसे हम डिवाइड कर देते हैं n माइनस एम n प्लस एम प्लस 1 से, मतलब इस फैक्टर से मैं डिवाइड कर देती हूँ। बाकी जो मेरे पास फैक्टर आएगा वो हमारे पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा। डेफिनेटली जब मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूँगी ये वाला फैक्टर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इधर भी डिवाइड होगा, इधर ऑलरेडी 0 है हमारे पास, तो मेरे पास जस्ट ये वाला फैक्टर बच जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to +1 uv dx is equal to 0. So using equation 3 for this equation 14 can be written as, तो इसी इक्वेशन 14 को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 को यूज करते हुए। अब इक्वेशन 3 कौन सी थी और 4 कौन सी थी? 3 में हमने कहा था कि u जो हमारे पास होगा वो pmx के इक्वल है, और 4 में हमने कहा था कि जो v होगा वो pnx के इक्वल है। तो अगर मैं उन्हीं इक्वेशंस को इसकी जगह पर पुट कर दूं तो यही जो इक्वेशन 14 है यही हमारे पास इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये मैंने इक्वेशन 15 में लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन -1 to +1 pmx pnx dx इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाली वैल्यू u की आ गई और ये वाली वैल्यू v की आ गई हमारे पास। तो ये तो हमारे पास आया, ये जो इक्वेशन 15 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 15 हमें मिली कब मिली? जब हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू थी m इज नॉट इक्वल टू n हमने लिया, तब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमने लेना था कि हमारे पास दो तरह के केसेस होंगे, m इज नॉट इक्वल टू n जो हमने सॉल्व कर लिया और हमें ये फाइनल आंसर मिल गया। सेकंड केस क्या था कि m इज इक्वल टू n, जब m इज इक्वल टू n होगा तब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अगेन हम क्या करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन को लेंगे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन 16 में 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन pnx t टू पावर n आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि m इज इक्वल टू n है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग दोनों साइडों पर जब
हम लेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जस्ट -1 बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास समेशन पी एन एक्स टी टू पावर एन और ये होल का स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर मैंने कहा था स्केलिंग ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो आपके पास जस्ट -1 बच गया और ये आपकी स्क्वायर में टर्म आ गई। इस -1 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी पावर नहीं लिखी क्योंकि ये +1 में कन्वर्ट हो चुकी है। समेशन पी एन एक्स आएगा हमारे पास टी टू पावर एन होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 19 आ गई हमारे पास, जब हमने क्या किया कि m = n के केस को डिस्कस किया और इस केस में हमने क्या किया, जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ किया। जनरेटिंग फंक्शन का सिंपली हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने से ये वाली जो वैल्यू होगी 2 वाली, ये इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास जस्ट -1 बच जाएगा और यहाँ पर पूरी होल टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब -1 बच गया तो इसका मतलब है मैं इसे रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगा इधर, और बाकी हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा पी एन एक्स टी टू पावर एन होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 19 आ गई। अब इसी इक्वेशन 19 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे अपनी फाइनल इक्वेशन को लेने के लिए। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 19 को। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर देखें ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन 19। इस इक्वेशन 19 को अब मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ। ये इंटीग्रेशन ले लिया हमने -1 to +1 होल टर्म का, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा समेशन टी टू पावर n, यहाँ पर स्क्वायर है इसे मैं लिख सकती हूँ 2n, तो ये मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन आ जाएगा पी एन एक्स होल स्क्वायर का आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी था, होल टर्म के ऊपर था, dx आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 20 आ गई हमारे पास। यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन पुट करते हैं, जैसे मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास जो y है वो 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर y इसके इक्वल है तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी ले सकती हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी मैं यहीं से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा x के लिहाज से -2t। अगर यहाँ पर मैं dy की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -2t dx, जैसे मैंने ये इक्वेशन नंबर 23 में किया हुआ है। तो हमने यहाँ से जस्ट y की वैल्यू को पहले कंसीडर किया, y की वैल्यू को लेते हुए हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को लेते हुए हमने dy की वैल्यू ले ली। अब उसी इक्वेशन से मैं dx की वैल्यू को निकालती हूँ। dx हमारे पास आ जाएगा -dy डिवाइडेड बाय 2t। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस थी वो हमें मिल गई। अब मैं इसको 24 एंड 21 को, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देती हूँ, इक्वेशन 20 की लेफ्ट हैंड साइड में। हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को हम अभी रहने देते हैं अभी ऐसे ही। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, और ये जो राइट हैंड साइड थी इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ ही है जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 20 में थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 25 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 25 की लेफ्ट हैंड साइड को ओनली, राइट हैंड साइड को भी हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, उसका हमारे पास क्या आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको पता चल रहा है, मैंने लिखी है इक्वेशन 26 में कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास -1 to +1 इंटीग्रेशन -dy/2t डिवाइडेड बाय y के इक्वल है, मतलब ये 2t हम बाहर भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वी अप्लाई सम कंडीशन। इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अब वो लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास, मैंने दो लिमिट्स यहाँ पर यूज़ की हैं। एट x = -1, जब हमारे पास x जो है वो -1 के इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, y की लिमिट को पुट करेंगे 1 + t होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है, इक्वेशन नंबर 26 इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास दो लिमिट्स हैं, एक -1 है और एक +1 है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जब x -1 हो तो आप 1 + t होल स्क्वायर पुट करें, मतलब इसकी जगह पर मुझे ये वैल्यू पुट करनी होगी। दूसरी बात क्या की है, एट x = 1 +1 पर मुझे क्या पुट करना है, y = 1 - t होल स्क्वायर, मतलब
ये है मेरे पास +1 ये वाली वैल्यू, और इस +1 की जगह मुझे पुट करनी है ये वाली वैल्यू। मतलब इस -1 को और इस +1 को मैं अब हटा दूंगी, इसकी जगह पर ये वाली लिमिट पुट करूंगी जो ये अब आई है मेरे पास। तो ये आ गया मेरे पास 1 + t होल स्क्वायर 1 - t होल स्क्वायर dy बाय y। इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, 1/2t बाहर आ गया, माइनस का साइन भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 27 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस पूरी टर्म को हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैंने लिखा हुआ है 1/t log 1 + t डिवाइडेड बाय 1 - t। ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे log 1 + t की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 - t की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं इजीली इस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट किया था सॉल्व करना, मैं उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लूँगी। तो log 1 + t जो हमारे पास होता है ये t -t² डिवाइडेड बाय 2 -t³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस अप टू सो ऑन, इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाती है, इसके इक्वल होता है। ये आपने याद करना है, इसका प्रूव नहीं करना। log 1 - t किसके इक्वल होता है? ये -t बाय 2 -t³ बाय 2 अप टू सो ऑन, इस वैल्यू के इक्वल होता है। अब 30 और 31 इक्वेशन जो है हमारे पास, इसे मैं पुट कर देती हूँ इस वैल्यू के अंदर। तो मुझे ये वैल्यू मिल गई और फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया एक ही स्टेप में। तो मुझे डायरेक्ट ये आंसर मिल गया जो मैंने लिखा हुआ है 2 1 + t² बाय 3 + t4 बाय 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 32 आ गई। जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया इसके अंदर तो और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर जो था वो इक्वेशन 32 की फॉर्म में हमारे पास आ गया। इक्वेशन 32 के पास अब हमारे पास नज़र आ रहा है कि इक्वेशन 32 में बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे पास, अप टू सो ऑन जा रहा है। तो इसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है 2 समेशन t⁴n डिवाइडेड बाय 2n + 1। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2n + 1 कैसे आया। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूँ तो 2 + 1 आपके पास 3 वैल्यू देगा, इसमें 2 ऐड करूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, +1 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो फार्मूला है ये इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 को और 5 को, इसलिए मैंने यहाँ पर 2n + 1 लिख दिया। अब ऊपर t⁴n क्यों लिखा? इसमें पुट करें 1 आपको 2 देगा, इसमें पुट करें 2 आपको 4 देगा, इसमें पुट करें 3 आपको देगा 6। तो इसका मतलब ये जो t⁴n है ये इस पावर को वेरीफाई कर रहा है, t⁴² t⁴4 इनकी वैल्यूज़ को वेरीफाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई लेफ्ट हैंड साइड की, पुट 33 इन 25। इस 33 को हम 25 जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने सॉल्व किया था तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व नहीं किया था, वो एज इट इज़ है हमारे पास। ये t⁴2n और t⁴2n सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? रिमेनिंग जो हमारे पास फैक्टर होगा वो इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रेशन pn(x) होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास dx 2 डिवाइडेड बाय 2n + 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 35 जो हमें बता रही है किसके बारे में? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल के बारे में, जिसको हमने प्रूव करना था आज के लेक्चर में। जो हमारा टॉपिक था, रिमेनिंग कैलकुलेशन थी हमारी, आधी जो कैलकुलेशन थी वो हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके थे। तो आपको याद होगा कि ऑर्थोगोनैलिटी का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्ट में यही जो इक्वेशन है ये लिखवाई थी कि हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर लिया अपने आज के लेक्चर में, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स देनी है, तो आपने ये असाइनमेंट करनी किस तरीके से होगी? हर्माइट पॉलिनोमियल का टॉपिक है आपका असाइनमेंट का। आपने हर्माइट पॉलिनोमियल से रिलेटेड इसकी डेरिवेशन, इक्वेशन और जो आपको इसका डाटा मिलता है आपने सर्च करना है। उसको असाइनमेंट जैसे आप बनाते हैं वो असाइनमेंट आप बनाएंगे और असाइनमेंट बनाने के बाद आप उसकी पिक जो है, पेज नंबरिंग उसके ऊपर दे देंगे और उसकी पिक्स आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मुझे पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने बनाई है, किस बच्चे ने नहीं बनाई। अगर आपको ये समझ ना आए हर्माइट पॉलिनोमियल, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो, आपने मुझसे पूछना है ये। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर में, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।